अब मैं इसको कहता हूं सैयद मुजम्मिल साहब को अब मार तालियां। हमारे लिए वो पहला पाकिस्तानी बन गया। इस पे भी जरा तालियां बजा दें अगर आपके पास वक्त है तो। अगर आपने जी मोहम्मद मुजम्मिल साहब, सैयद मुजम्मिल साहब, ये है तालियां मारने का मकाम। ये मैंने देख का चावल चेक कराया है। मैंने आपकी कोई वीडियो नहीं देखी हुई, सीधी बात है। मैंने ये देखी है, पहली चोरी तो पहला फा। अभी मुझे समझ नहीं आ रही कि आपने और क्या क्या ब्लंडर मारे होंगे हिस्ट्री के हवाले से। ये तो पहली बात है। और ये भी मैंने इसलिए उठाया है क्योंकि हिंदुत्व की आइडियोलॉजी इस वक्त ये काम कर रही है और आपके प्रेस्टिजियस हिस्टोरियन ने ये लिखा है अ पेज ऑफ ब्रीफ हिस्ट्री में, एसेज में, कि बीजेपी गवर्नमेंट हिस्ट्री को रीराइट करना चाह रही है। जी, बीजेपी गवर्नमेंट हिंदुत्व आइडियोलॉजी बैक्ड हिस्ट्री को रीराइट सिर्फ इसलिए करना चाह रही है जिसमें वो मंदिर तोड़ रहे हैं, मस्जिदें तोड़ रहे हैं, मस्जिदें गिरा रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं और किसी तरीके से हिस्ट्री को रीराइट करके ये नैरेटिव पेश करना चाह रहे हैं कि सन ऑफ सॉइल्स को प्रमोट किया जाए, आइडियोलॉजी को पीछे छोड़ दो। तो नस्ली तासुब क्या होता है? रेसिज्म क्या होता है? रेसिज्म यही है जो आपने किया। ये रेसिज्म था जिसने आपको झूठ बुलवाया सैयद मुजम्मिल साहब। यही है वो नस्ली तासुब था जिसने आपको झूठ बुलवाया। हालांकि 2 लाइनें आगे जाते तो आपको वो वाकया मिलता। इससे एक चीज पता चलती है, सैयद मुजम्मिल ने कभी चचनामा खोल के पढ़ी नहीं थी। अगर इसने चचनामा खुद खोलकर पढ़ी होती या फतूल बुल्दान पढ़ी होती, कभी ये इस तरह की गप ना मारता। इससे मुझे पता चल गया कि इन लोगों को स्टडी का कितना शौक है। बैकग्राउंड में किताबें रखने से या स्टूडियो माइक लगाने से या 4K और 8K कैमरा रखने से बात नहीं बनती। बात बनती है तारीख के साथ, सच के साथ, फैक्ट के साथ, हिस्ट्री के साथ। अच्छे कैमरों के साथ बात नहीं बनती। झूठ जितना भी खूबसूरत रैपर के अंदर परोकर पेश किया जाए, सच की एक छनकार काफी होती है उसके बखिए उधेड़ने के लिए। एक छनकार। अफसोस। आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजें भी रखनी है मैंने। एक एक चीज खोलते हैं जरा। इस्लाम फैलाने के लिए किसी को क्रेडिट देना है तो वो उन बुजुर्गों की बात कीजिए जिन्होंने तबलीग किया, अमन का पैगाम पहुंचाया। या आपने हैं? इस्लाम फैलाने के लिए क्रेडिट देना है तो उन बुजुर्गों को दीजिए। देखें, इस्लाम फैलाने के लिए मल्टीपल फैक्टर हो सकते हैं। इस्लाम अपनी जगह पे, कोई आइडियोलॉजी किसी तरीके से अपना रास्ता बनाती है। आइडियोलॉजी गलत है या सही, उसका फैसला आइडियोलॉजी के ऊपर होगा, लोगों के पहुंचाने के ऊपर नहीं। मिसाल के तौर पर मैं अगर किसी को थप्पड़ मारकर इंजेक्शन लगाऊं और कोई डॉक्टर जो है वो प्यार से कन्विंस करके इंजेक्शन लगाए, इंजेक्शन का असर तो रहेगा। इंजेक्शन का असर तो रहेगा, उसका फायदा जो बॉडी को होगा वो तो होगा। मेरा तरीका गलत हो सकता है। मैं एक दवाई, एक कैप्सूल किसी बच्चे को जो ना खा रहा हो जिद में थप्पड़ मार के खिलाऊं और एक डॉक्टर प्यार से खिलाए, क्या प्यार और सख्ती से उस दवाई का असर बदल जाएगा? बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। आइडियोलॉजी अपनी जगह पर रहेगी। रास्ते के बारे में कि किस रास्ते से वो आई, आप एतराज कर सकते हो, वो तो हम आपके साथ हैं। मगर अफसोस सैयद मुजम्मिल साहब, आप कह रहे हैं उन बुजुर्गों को प्रमोट करें जिन्होंने बड़े पीसफुल होकर कहा। वो बुजुर्ग आए कहां से थे? सिंध के अंदर। वो मोहम्मद बिन कासिम के काफिले में आए थे। सन ऑफ सॉयल, अगेन अलार्मिंग सिचुएशन। तो उन बुजुर्गों को क्यों प्रमोट करना है? आप बेसिकली मुसलमानों को हिस्टोरिकली डैमेज करने के लिए, उनके नैरेटिव को डैमेज करने के लिए एक ऐसी बात पेश कर रहे हो जो सॉफ्ट हो, ताकि ये कह सको कि देखो मैंने हिस्ट्री के ऊपर तनकीद किया है मगर मैं बड़ा बैलेंस्ड अप्रोच रखी है कि मैं कह रहा हूं कि जनाब उन मुसलमानों की बात करो, उन मुसलमानों की बात करो कि जनाब जिन मुसलमानों ने इस्लाम पेश किया था बड़े प्यार मोहब्बत के साथ, हम उनकी कदर करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। मगर आप कैसे उनकी कदर करेंगे सन ऑफ सॉइल साहब? आप कैसे करेंगे? वो तो सारे बाहर के थे, वो तो सारे बाहर के थे। मोहम्मद बिन कासिम के काफिले के अंदर जो स्कॉलर आए, जो मुहद्दिसीन आए, एक ऐसा मुहद्दिस था जिसको गवर्नर रखा। इस्लामिक स्टडीज का जो जर्नल है जो मैंने पेश किया नजामी का, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के, उसके अंदर रेफरेंसेस देकर कहा है इब्न बतूता का और अल बैरूनी का कि मोहम्मद बिन कासिम के टाइम के ऊपर जो गवर्नर कई दफा अपॉइंट किए गए थे छोटे छोटे कस्बों के अंदर, जो नाज़मीन थे, उनमें से कई लोग तो स्कॉलर्स थे। वो संस्कृत सीखते थे, अरबी सिखाते थे। तो जो जिन बुजुर्गों की आप बात कर रहे हैं वो सारे के सारे तो वहां से आए थे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इनकी बात करनी है जिन्होंने सीज ऑफ मक्का कर दी। कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है कि राजा दाहिर के अंदर इस तरह के जुल्म हो रहे थे या पता नहीं क्या हो रहा था। लो जी, कोई रिकॉर्ड नहीं है।
राजा दाहिर के अंदर कोई जुल्म हो रहा था, पता नहीं क्या हो रहा था, आगे सुनते जाए जरा। अच्छा, एक वो स्लर बोली जाती है कि उसने अपनी बहन से शादी कर ली थी। अब वो इस तरह से हुआ कि किसी ये जो अकल्ट प्रैक्टिसेस वाले होते हैं या आकर जायचा बताने वाले, उन्होंने आकर कह दिया कि दरअसल कल को जाके तुम्हारी हुक्मरानी वो छीनेगा जो तुम्हारी बहन से शादी करेगा। तो राजा दाहिर ने स्ट्रेटेजिक टैक्टिक के लिए अपनी ही रिलीजियस डॉक्ट्रिन के खिलाफ जाके अपनी बहन से सिंबॉलिक शादी कर, विच हैज़ नो फिजिकल इंटीमेसी इन्वॉल्व्ड। लेकिन वो चूंकि इतना सुपरस्टिशियस था तो उसने ये हरकत की जिसकी हिंदू मजहब भी परमिशन नहीं देता। इनफैक्ट हिंदूज तो अपने कजन से भी शादी नहीं करते। तो ये वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सैयद मुजम्मिल साहब ने हिंदुओं को खुश करने के लिए कहा कि हिंदू तो यहाँ जो लोकल कल्चर था उसके अगेंस्ट गया वो है। लोकल कल्चर, आपको पता है लोकल कल्चर क्या था? अपनी मामी से शादी करना, अपनी बेटी से शादी करना, अपनी बहनों से शादी करना, अपने बाप की बीवियों से शादी करना, यह था लोकल कल्चर। न्योक का सुना है कभी? सैयद मुजम्मिल साहब, न्योक का सुना है कभी? किससे किया जाता था? कभी ससुर से, कभी देवर से, कभी मामे से, कभी चाचे से। ये न्योक था यहाँ पर, प्रैक्टिस, लोकल प्रैक्टिस थी, उसके खिलाफ जाके। वाह। हाँ, ये हो सकता है कि राजा दाहिर पर्सनली इस चीज को पसंद ना करता हो, मगर फिर भी उसने की। मगर ये कहना कि राजा दाहिर अगेंस्ट गया था लोकल कल्चर के, किधर अगेंस्ट गया था? श्री कृष्णा की शादी हुई है गंधर्वा विवाह अपनी मामी के साथ, एक दो उसकी कजन्स थी, ये KGF 3 में मैं रखूंगा, KGF 3 के अंदर रखूंगा कि श्री कृष्णा की कजन भी थी, एक दो फासले से। तो ये बात आप कैसे कह सकते हो जनाब लोकल कल्चर नहीं था इसलिए राजा दाहिर उसके खिलाफ गया था और ये कुछ किया था? लोकल कल्चर था, राजा दाहिर ने उसके अकॉर्डिंगली बात की। हाँ ठीक है, बड़े पैमाने पर ये कल्चर ना भी हो मगर आज भी ये कल्चर मौजूद है। लोग अपनी मामी से शादी कर रहे हैं, यहाँ पर भांजे और भांजियों से शादी कर रहे हैं मामू, ठीक है। साउथ इंडिया में कजन्स के साथ शादी हो रही है, बड़ी जगह पर लोग शादी कर रहे हैं, ये लोकल कल्चर था। सैयद मुजम्मिल साहब, हिंदुओं को खुश करने के लिए, सन ऑफ सॉइल बनने के लिए इतना भी अपना जो है ना वो हाथ छोड़ दें कि सच का साथ जो है ना वो ना दें, आप ऐसा ना करें, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ हकायक बड़े मजे के आने हैं, जरा सुनते हैं जी। नैरेटिव्स आपको जनाब मिल जाएंगे। मनान अहमद आसिफ साहब का नैरेटिव मैं आपको वन बाय वन सबके नैरेटिव बता देता हूँ कि सब इस वाक़े के बारे में क्या कहते हैं। इनकी टॉक्स भी सुन सकते हैं, इस बुक टॉक्स भी हैं इनकी इस किताब के बारे में, बहुत इंसाइटफुल किताब है। वो ये कहते हैं कि चाचनामा इज़ नॉट एन ऑब्जेक्टिव ट्रांसलेशन। अच्छा, चाचनामा, आहलन आहलन, क्या कहने, ओहो, वाह जी वाह, वाह जी वाह। हमारे साथ मौजूद है जी वन एंड ओनली कैसर अहमद राजा साहब। आहलन इन आवाज़े हक स्टाइल। कैसर अहमद राजा साहब, आहलन आहलन। अस्सलाम वालेकुम शेख, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। कैसर भाई, आपकी कमी थी, अब पूरी हुई है, अब मैं फिलहाल फुल जोबन में आ गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी कैसर भाई। बहुत माजरत ताखीर की, मैं अंदाज़ा नहीं आपने कितने बजे शुरू किया, मैं बस अभी फ्री हुआ तो मैं स्ट्रेट पे मैंने कहा ये एक हाज़िरी ज़रूरी है, तो प्लीज़ अब कैरी ऑन करें, आप जारी रखें। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। तो जज़ाकल्लाह, कैसर भाई हमारे साथ रहेंगे। कैसर भाई को लोग बड़ा मोहब्बत और दुआओं से नवाज रहे हैं कमेंट के अंदर, अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर दे। और इंशाल्लाह गुफ्तगू जो है एक नए मोड़ की तरफ, यहाँ से एक नया बाब शुरू होने लगा है। तो मेरे लिए तो ये समझें कि स्ट्रीम अभी शुरू हुई है, तो 3 घंटे पीछे जो है ये तो मेरा वार्म अप था। तो कैसर भाई को देख के अब मैं असल मैच में आया हूँ, ठीक है ना जी। अच्छा, तो ये समझें कि चर्चनामा के बारे में, फतहनामा के बारे में ये कह रहे हैं कि वो कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है। तो जब मोहम्मद बिन कासिम के खिलाफ यूज करना होता है कि लड़कियों के साथ ये कर दिया था, 3 दिन तक मैसेकर किया, फलां किया फलां, उस वक्त चर्चनामा ऑथेंटिक हो जाता है क्या? इल्जामी जवाब के तौर पर पेश कर रहे हैं। तो आप कैसे पेश कर सकते हैं उस हिस्ट्री को जिसको हम भी मानते हैं कि उस तरह ऑथेंटिक नहीं है? चर्चनामा, ये हकीकत समझे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर चर्चनामा को आपने इस वजह से कंट्रोवर्शियल कहना है कि वो सकीफ कबीले के अरब के पास थी, जो कि 12वीं सदी के अंदर फिर रिट्रीव की गई और उसको अवेलेबल किया गया,
और फिर फर्स्ट पर्शियन ट्रांसलेट उसके अली कूफी ने की। ये आपका इतराज है। तो फिर कौन है जो अपने कबीले के बारे में ये लिख रहा हो मोहम्मद बिन कासिम के बारे में कि 3 दिन तक ये किया वो किया, अपने कबीले की बुराइयां भी बताता है कोई? इसका मतलब ये है कि बनु सकीफ के जिस कबीले के जिस शख्स ने ये चीजें लिखी थी, अगर उनको ऑथेंटिक मानना तो फिर ए टू दी ऑथेंटिक माने, नहीं तो नहीं मानना। क्योंकि चर्चनामा से पहले हिस्ट्री का रिकॉर्ड आपके पास नहीं है। ये आपके प्रेस्टिजियस हिस्टोरियन डॉक्टर मुबारक अली साहब इन द शैडो ऑफ हिस्ट्री के अंदर लिख चुके हैं, मैंने पेश किया है। आगे चलते हैं, आगे सुने, कुछ और मजे मजे के ट्विस्ट आने वाले हैं जो पता चलेगा जिससे कि अच्छा एक तो रह ही गया, ओहो हो ब्लंडर, 1 साल वाला मुजम्मिल साहब। हाँ, सारे ब्लंडर मैंने कवर कर लिए, एक रह गया। मुजम्मिल साहब ने औरतों का वाकया बताते हुए एक बात की जिसको मैं पीछे ले जाके फिर आगे आऊंगा, ठीक है? 1 मिनट दीजिएगा मुझे, जिसमें उन्होंने कहा कि 1 साल का वाकया पेश किया गया, ठीक है? 1 साल के अंदर उसको मरवा दिया था। 1 मिनट दीजिएगा जरा। चमड़ी में लेदर में बांध के एक संदूक में बंद करके मोहम्मद बिन कासिम को ले जाया जाता है बगदाद की तरफ और रास्ते में उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। इन दोनों में से किसी एक को भी मान लीजिए तो आप मुझे बताएं कि ये विक्टोरियस रिसेप्शन है कि जिस रियासत के लिए उसने ये सारा कुछ किया, अकॉर्डिंग टू दीज बुक्स दैट यू कीप साइटिंग, उन्होंने तो कत्ल करवा दिया उसको फ़ौरन अगले साल ही। अगले और साल, हमारे लिए वो अगले साल, ठीक है जी, ये आपने पॉइंट याद रखना है। इसका भी ब्लंडर मैं एक्सपोज करने लगा हूं सैयद मुजम्मिल साहब का, कि कहते हैं कि 712 के अंदर जो है जनाब, जो सक्सेस है वो हासिल हुई, वो एरिया कैप्चर किया गया। तो अकॉर्डिंग टू सैयद मुजम्मिल साहब 713 के अंदर उसको फड़क जाना चाहिए था, उस वाक्य को हो जाना चाहिए था, और मोहम्मद बिन कासिम साहब जो हैं उनकी डेथ हो जानी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू सैयद मुजम्मिल अगले साल ही, ठीक है ना? ले जी, प्रेस्टिजियस हिस्टोरियन की एक बार हमें फिर जरूरत पड़ गई है आपकी स्क्रीन पर। इससे भी पता चलता है कि इन्होंने पढ़ा नहीं हुआ, सिर्फ एक नैरेटिव बिल्ड करना है। ये इन द शैडो ऑफ हिस्ट्री है डॉक्टर मुबारक अली की, जिनको इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने सुनवाया कि उन्होंने कहा कि ये प्रेस्टिजियस हिस्टोरियन है। ये देखें, वो लिखते हैं 145 में, ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस इन द चाचनामा हज्जाज emerges as the real conqueror of Sindh while Muhammad bin Qasim proves to be just a puppet who executed his plans faithfully। यानी ये याद रखें कि डॉक्टर मुबारक अली साहब असल क्रेडिट हज्जाज को दे रहे हैं। ये भी एक पोल आगे मैं इस हवाले से भी मैं इस आर्ग्यूमेंट को यूज करूंगा, ठीक है ना? तो याद रखना आपने, एज द रियल कॉन्करर सिंध, मोहम्मद बिन कासिम जो है वो जस्ट पपेट था। अब चेक करना है, दिस पॉइंट ऑफ व्यू इज फर्दर स्ट्रेंथन्ड। अब इस पॉइंट को कि मोहम्मद बिन कासिम सिर्फ पपेट था, स्ट्रेंथन करने के लिए प्रेस्टिजियस हिस्टोरियन क्या बोल रहे हैं? वो कहते हैं दिस पॉइंट ऑफ व्यू इज फर्दर स्ट्रेंथन्ड व्हेन हज्जाज डाइड इन 714 लो, and with his death Muhammad bin Qasim lost not only a patron but a guide and advisor who directed him throughout the campaign। लो जी, ये कह रहे हैं कि अगले साल ही मोहम्मद बिन कासिम को मार दिया था। यानी कि क्या होना चाहिए उस रिकॉर्ड के मुताबिक? इससे पता चला, इससे पता चला कि चाचनामा का वो वाकया कि औरतों के साथ जुल्म और ज्यादती करके ये मामला हुआ था, ये पूरी की पूरी स्टोरी घड़ी हुई है। या तो वो घड़ी हुई है या आपके प्रेस्टिजियस हिस्टोरियन जो है वो गलत बात कर रहे हैं। चेक करो, वाकया होता है 712 में, करीबन करीबन 3 महीने के बाद वो पहुंचती हैं औरतें वलीद के पास, हैं वलीद के पास। बात होनी चाहिए मैक्सिमम 713 की, मोहम्मद बिन कासिम की डेथ की। हज्जाज मार रहा है 714 में अकॉर्डिंग टू डॉक्टर मुबारक अली साहब, और उसकी वफात के बाद मोहम्मद बिन कासिम जो है वो सारे का सारा कॉन्फिडेंस लूज कर रहा है जस्ट टू प्रूव दिस पॉइंट कि वो एक पपेट था। इस आर्ग्यूमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए पॉइंट रखा गया। अच्छा, कासिम की अरेस्ट कब हुई है फिर? देखो, the result was that he did not produce any commendable work after Hajjaj's death when he was arrested by the order of Suleiman, not Walid। सुलेमान, लो 715 717, पता है कितने साल? 3 से 4 साल, 3 से 4 साल करीबन, या 5 साल, बल्कि 717 को अगर ऐड कर लूं तो राउंड अबाउट
वैसे तो सुलेमान का पूरा रेन लिखा हुआ है, चलो स्टार्ट वाला मानते हैं, 715 जैसे स्टार्ट हुआ उसने पकड़ लिया वलीद के जाने के बाद, ठीक है, 715 मानकर चलते हैं, 3 साल का डिफरेंस है। तो वो औरतें जाकर कह रही हैं हमारे साथ 3 रातें गुजारी हैं, 3 महीने के बाद वहां पर पहुंची हैं और अगले साल ही इनके बकौल मोहम्मद बिन कासिम को मरवा दिया गया है। तो आपके प्रेस्टिजियस हिस्टोरियन डॉक्टर मुबारक अली साहब इन द शैडो ऑफ हिस्ट्री कह रहे हैं कि वो तो 715 तक के अंदर जिंदा है। When he was arrested by the order of Suleiman, the new caliph, he silently submitted without any protest or resistance, knowing the outcome. मोहम्मद बिन कासिम ने खामोशी के साथ अपना सरेंडर कर दिया 715 के अंदर, मिनिमम मानकर चलें तो। ये क्या बात कर रहे हो आप कहते हो अगले साल ही मरवा दिया गया। हिस्ट्री पढ़ रहे हैं सैयद साहब आप, या सिर्फ आपने एक नैरेटिव बनाया हुआ है पॉपुलर किस्म का और खास अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए? इस चीज को भी समझना जरूरी है। ये 1 साल वाला पोल भी मैं खोलना चाहता था। अब चलते हैं इससे आगे, ठीक है? तो मैं आगे लेकर चल रहा हूं जो इन्होंने कहा था। यहाँ ज्योतिष की जो बात इन्होंने कर दी थी, ये नैरेटिव की बात हो रही थी, ठीक है ना? यहाँ से सुनते हैं, कुछ चीजें और भी हैं आगे। के बारे में बहुत इंसाइटफुल किताब है। वो ये कहते हैं कि चाचनामा इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ट्रांसलेशन। सही है, और ये रोमांटिसिज्म से भरपूर है, यानी कि जो अपनी ख्वाहिश थी उसको तारीख बना दिया, क्योंकि वो ऑरल ट्रेडिशन से आ रही है, एक्सर्प्ट है ही नहीं, हिस्टोरियन कोट ही नहीं किए हुए। किसने लिखी ये भी नहीं पता, राइटर कौन है नहीं पता, नकल जिसने की है उसका नाम पता सिर्फ, और किसी का नहीं पता। ले जी, मगर सैयद मुजम्मिल साहब को ये सब ऑथेंटिकेट तब हो जाता है जब मोहम्मद बिन कासिम पर इल्जाम लगाना हो, ये याद रखना आपने, और राजा दाहर को हीरो साबित करना हो, जिसकी पोल भी मैं डॉक्टर मुबारक अली साहब की जुबान से भी खोलता हूँ। फिर वो कहते जी कैसर भाई, आप कुछ बोलना चाहें तो जरूर बोलें। जी, मैं आमिर भाई पीछे आपको मैसेज लिख रहा था कि मैं अभी आता हूँ। थोड़ा-सा मैं टाइड अप हूँ, बहुत-बहुत माज़रत उसकी। आप कैरी ऑन करें, मैं इंशाअल्लाह जितना जल्दी मुमकिन है मैं ठीक आप हो, अभी जल्दी खत्म तो नहीं करने वाले आप स्पेस को नहीं नहीं स्ट्रीम अभी, को? नहीं हाँ नहीं अभी तो चल रहा है, अभी चल रहा है, मैं आपका वेट करूंगा, कोई बात नहीं। आप इजी हो के आ जाए, फ्रेश हो के आ मैं जाए, नो इंशाअल्लाह प्रॉब्लम। हाज़िर होता हूँ। मैं हाज़िर होता हूँ। ओके, जज़ाकल्लाह, सलाम जज़ाकल्लाह कैसर भाई, बहुत-बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ईज़ी होके आ जाए, तसल्ली से आ जाए, जज़ाकल्लाह। फिर दोस्तों कैसर भाई जो हैं इंशाल्लाह जॉइन कर रहे हैं हमारे साथ थोड़ी ही देर में। तो जब वो फ्री हो जाते हैं, उन्होंने माइक म्यूट किया, वो साथ ही हैं शायद हमारे, इंशाल्लाह जब वो जॉइन करेंगे तो मैं उसको ओपन कर। अब आप आगे सुनते जाएँ ज़रा, चेक करें। हैं फतूल बुल्दान ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है बेलाधुरी के नाम से जिसने भी लिखी है। बलादूरी के नाम से। सैयद मुजम्मिल साहब, आपसे बला दूर क्यों नहीं होती? ये बलादरी है। और फतूहुल बुल्दान आप अभी कह रहे हैं उनका नैरेटिव ये है कि वो ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। तो उस कॉम्प्रिहेंसिव के अंदर लिखा हुआ है ना कि हज्जाज बिन यूसुफ क्यों भेजा था उसने? हुँ? चाचनामा को कहते हैं ऑरल ट्रेडिशन, मुंह से बोली गई तारीख। सही है। इसके अलावा मोहम्मद बिन कासिम के इन्वेजन के बारे में बहुत से लोकल नुआंसेस मिसिंग हैं, ये कहते हैं। मुबारक अली साहब की अगर हम बात करें, जो ये हैं मुबारक अली साहब, जिनको मैं बार-बार पेश कर रहा हूँ, ठीक है ना? याद रखना आपने। प्रोफाउंड हिस्टोरियन है, शायद सारी ज़िंदगी हिस्ट्री को किसी ने डेडिकेट की है, पाकिस्तान में मुबारक अली ने की है, ठीक है। वो ये कहते हैं कि इसमें ग्लैमराइज किया गया कॉन्केस्ट को, और नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव क्या होता है। एक आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, वो यही है कि इसीलिए आए जो मैंने सारा आपको बताया, लेकिन नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव क्या कहता है? वो ये कहता है कि सिंध के लिए, हिंदुस्तान के लिए राजा दाहिर वाज द सन ऑफ द सॉइल, वो लड़ रहा था। और अब ये देखना कैसे ग्लोरीफाई करते हैं राजा दाहिर को, और फिर इनके प्रेस्टिजियस हिस्टोरियन डॉक्टर मुबारक अली साहब की जुबानी सुनाता हूँ, चेक करना जरा। उसका सर काट के वापस भेजा। अगर एक खातून की फरियाद पे वो आया था तो उसकी खवातीन को पकड़ के क्यों ले गए थे वहां पे? अगर आप में इतनी एम्पथी है तो उनकी खवातीन को एक्सप्लॉइट करने के लिए अगर आप नहीं कर सके तो आपने कासिम को भी बाद में कह दिया। अच्छा जी, यहाँ अगला जुमला चलेगा, पहले ये देख लेते हैं। सन ऑफ सॉइल जो नेशनलिस्ट किस्म की नैरेटिव है, वो ये कहता है कि सन ऑफ सॉइल राजा दाहिर जो है वो हीरो है। चलो चलते हैं, देखते हैं कि इनके जो प्रेस्टिजियस हिस्टोरियन है वो क्या कहते हैं, ठीक है? उनको जरा देखते हैं, बड़े गौर से देखते हैं जरा, 1 मिनट दीजिएगा।
ताकि हम समझ सकें। अच्छा जी, किधर गया? हाँ, यहाँ आ जाएगा, आगे, ठीक है। एक मिनट दीजिएगा जरा मुझे, एक मिनट जरा, एक मिनट। लें जी, दिखाते हैं आपको कि डॉक्टर मुबारक अली साहब क्या कहते हैं। ताकि ये देखें जी, लें जी, ये आपके सामने है प्रेस्टिजियस हिस्टोरियन। ये देखें जी, इन द शैडो ऑफ हिस्ट्री। सैयद मुजम्मिल साहब, आप कह रहे हैं ना कि बाहर से आने वाले लोगों को जनाब इन्वेडर्स को और फलां को क्यों सपोर्ट किया जा रहा था? असल में तो सन ऑफ सॉइल को करना चाहिए, हिस्टोरिकली तो वो करेक्ट बनता है। और आपने बेसिकली मोहम्मद बिन कासिम की हिस्ट्री को एक्सपोज करके राजा दाहिर को हीरो के तौर पर साबित करने की कोशिश की है। बट आई एम रियली सॉरी, आपके अपने प्रेस्टिजियस हिस्टोरियन पेज नंबर 132 इन द शैडो ऑफ हिस्ट्री के अंदर क्या कहते हैं, देखें। वो कहते हैं, रिसेंटली अंडर द सिंधी नेशनलिज्म राजा दाहिर emerged as a hero, but his hero worship is purely based on emotions. No historical justification is provided to justify his case. लो जी, राजा दाहिर की हीरो वर्शिप कर जो लोग कर रहे हैं, ये प्योरली बेस्ड ऑन इमोशंस है। इसीलिए मैं कह रहा था कि आप इमोशनली बायस्ड हैं, आपका पर्सनल इंटरेस्ट है। आपके डॉक्टर मुबारक अली साहब, जो आप समझते हैं पूरी जिंदगी उन्होंने हिस्ट्री के लिए वक्फ कर दी, वो आपकी बोली हुई किताब के अंदर कह रहे हैं कि राजा दाहिर को सिर्फ लोग इमोशनली ये कह रहे हैं कि वो हीरो है। नो हिस्टोरिकल जस्टिफिकेशन इज प्रोवाइडेड टू जस्टिफाई हिज केस। किसी किस्म का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है जो ये सेट कर सके उसके केस को। लो ओ पे अजे थोड़ा जनाब सन ऑफ सॉइल ओ पे अजे, ठीक है ना जी। आगे बढ़ते हैं, एक एक चीज को हम डिकोड करेंगे इंशाल्लाह। एग्जीक्यूट कर दें। कहानी देखिए कि शुरू होती है खातून को बचाने से, एंड होती है राजा दाहिर की दो बेटियों में से एक को चूज करने से। क्या यार, अब मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि वो उसकी हकीकत क्या है। एक साल में मारना मानना है तो आपके प्रेस्टिजियस हिस्टोरियन गलत हो जाएंगे, वो 715 में मान रहे हैं। उस कहानी को पूरा पढ़ें तो आपको पता चलता है झूठा इल्जाम लगा। झूठा इल्जाम मुजम्मिल साहब लग जाता है लोगों पर, झूठा इल्जाम लगता है। अल्लाह आपको कभी भी इस तरह के इल्जाम में ना फंसाए, ठीक है ना। तो झूठा इल्जाम लोगों पर लगता है, तो वहां से वो चीज शुरू हुई। आगे खुद सोचिए, किसी पे बिलीव ना करें, मुझ पे भी ना करें, कि समझ आती। नहीं, हम नहीं कर रहे ना, आज के बाद नहीं है सैयद साहब। आज के बाद जो हमने आपके साथ यहाँ वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दिया ना, उसके बाद अल्लाह के हुक्म से जो समझदार लोग हैं वो आप पे बिलीव भी नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो आप कह रहे हैं हम पे भी यकीन ना करें, किसी पे यकीन ना करें, तो सच में हम नहीं कर रहे। हमें पता चल गया कि आपने कितने बड़े ब्लंडर मारे हैं, हिस्ट्री के साथ खेलने की कोशिश की है। और ये पूरी हिस्ट्री रही हुई है कि आप लोग कैसे कौमों को यरगमाल बनाने के लिए हाईजैक करते हैं नैरेटिव्स को, ठीक है ना। ये बात, आगे चलें। ये लिखा हुआ है इसमें, ये मैं इन द शैडोज ऑफ हिस्ट्री देखिए, इसी को कोट कर रहा हूं मैं, याद रखें जी। का जो इंटरप्रिटेशन है किताब मुबारक अली साहब की, वो बता रहा हूँ। ये लिखा हुआ है कि जिजियाज बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए थे, इसीलिए कन्वर्जन्स मैस फॉर्म में होना शुरू हो गई कासिम के अंडर। इसके साथ साथ ये मुबारक लें जी, अभी इसको कवर करते हैं।
हो सैयद मुजम्मिल साहब कहते हैं कि जिजिया बहुत बड़े पैमाने पर लिया जाने लगा था, जिस वजह से मैस कन्वर्जन हो गई थी। जिजिया बहुत बड़े पैमाने पर लिया जाने लगा था। पता है किन की बात कोट कर रहे हैं? डॉक्टर मुबारक अली साहब की। डॉक्टर मुबारक अली साहब ने अगर ये बात की है ना इन द शैडो ऑफ हिस्ट्री के अंदर, तो डॉक्टर मुबारक अली साहब ने कॉन्ट्रडिक्शन किया है, क्योंकि अब मैं किताब दिखाने लगा हूं जिस किताब को आपने पेश किया है। ठीक है ना? तो चलें आपको एक किताब विजिट करवाता हूं डॉक्टर मुबारक अली साहब की, ताकि ये शिकवा भी खत्म हो जाए कि जनाब जड़ा जजिया लिया जाता सी ना, उसकी सूरत हाल क्या थी। अच्छा जी, ये देखें आपके सामने किताब है, इसको मैं बड़ा कर लूं, रुके जरा। आपके सामने किताब है जो इन्होंने ही कोट की, अ पेज फ्रॉम हिस्ट्री, मुबारक अली की। ये देखें जी, अ पेज फ्रॉम हिस्ट्री। ठीक है, चलते हैं इसके पेज नंबर 31 के ऊपर। ठीक है, ये चूंकि पीडीएफ है तो आगे चल रहा है, तो वापस चलेंगे। ये देखना भी आपने। ठीक है जी, अ पेज फ्रॉम हिस्ट्री बाय डॉक्टर मुबारक अली। ठीक है, पेज नंबर 30, टॉलरेंस वर्सेस इनटॉलरेंस चैप्टर के अंदर है। ये देखें जरा लास्ट पैरा क्या है। लेटर when Muhammad bin Qasim conquered Sindh in 711, there he found Hindus and Buddhists, and the same question was raised how to treat them. He wrote a letter to his mentor and governor of Basra, Hajjaj bin Yusuf, asking him solution about this problem. Hajjaj wrote a detailed letter, जो कि चचनामा के अंदर मिल जाएगा, advising him to treat the Hindus as people of the book and ask them to pay jizya. That was the model which was later on adopted by the sultans of Delhi. फर्स्ट टाइम ये चीज हुई मोहम्मद बिन कासिम के जमाने में कि जिजिया भी इनसे ले सकते हैं। पता ये क्या था? ये मोहम्मद बिन कासिम ने एक सोल्यूशन पेश किया कि इनको मारने से बेहतर ये है कि इनको बेहतर बनाया जाए। अब आगे देखना, ये कह रहे हैं ना जी, जिजिया की इतनी हाइट कर दी गई थी कि लोग कन्वर्ट होना शुरू हो गए थे फोर्सली। देखो जरा पेज नंबर 31, ये प्रेस्टिजियस हिस्टोरियन क्या कहता है, डॉक्टर मुबारक अली। जूम कर रहा हूं, ये पढ़ लो पेज 31 से। Neither were the Hindus forced by the rulers to convert, nor were they persecuted and killed for not accepting Islam. मोहम्मद बिन कासिम के टाइम के ऊपर किसी रूलर ने किसी किस्म का हिंदुओं को फोर्स नहीं किया था कि वो कन्वर्ट करें, और ना किसी को ये किल किया गया कि तुम इस्लाम कबूल करो। ये आपका जनाब हिस्टोरियन कह रहा है। यहीं पर बस नहीं, आगे भी कुछ पेज हैं। आ जाओ इसी किताब के पेज नंबर 41 पर चलते हैं। हाँ, ये पेज नंबर 42, चेंजिंग ट्रेंड्स ऑफ मुस्लिम्स कम्युनिटी इन इंडिया। ये देखे जरा, सेम बात। विद द कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध द मुस्लिम्स फाउंड पीपल ऑफ क्वाइट डिफरेंट फेथ, दे वर बुद्धिस्ट एंड हिंदू। सेम बात है, मुख्तलिफ एसेज हैं। तो उसने हज्जाज को लिखा कि मुझे क्या करना चाहिए। हैव एग्रीड टू पे टैक्सेस एज दे हैव मेड सबमिशन एंड हैव एग्रीड टू पे टैक्सेस। हज्जाज को उसने खत लिखा, सॉरी हज्जाज ने लिखा चर्चनामा में कि एज दे हैव मेड सबमिशन, अगर वो सरेंडर करते हैं, जंग नहीं लड़ते, और अगर पे करने टैक्सेस पे करने के लिए रेडी हो गए हैं, आगे पेज नंबर 43 पर, तो क्या करना है। 43, नथिंग मोर कैन बी प्रॉपरली रिक्वायर्ड फ्रॉम देम, दे हैव टेकन आवर प्रोटेक्शन एंड वी कैन नॉट इन एनी वे स्ट्रेच आवर हैंड्स अपॉन देयर लाइव्स एंड प्रॉपर्टीज। परमिशन is given to them to worship their gods. Nobody must be forbidden in preventing from following their own religion. They may live in their houses in whatever manner they like. लो जी, पता है क्या लिखा है उर्दू और हिंदी स्पीकिंग लोगों के लिए?
यहाँ लिखा हुआ है कि डॉक्टर मुबारक अली साहब कह रहे हैं जब